गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे चुंबक के बारे में। आज हम चुंबक के बारे में आगे पढ़ेंगे। आज हम सारी शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डाल देना, चुंबक से संबंधित शब्दावली, और इन सभी शब्दावलियों के बारे में वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जिस शब्दावली के बारे में स्टडी करेंगे वो है चुंबकीय वाहक बल। चुंबकीय वाहक बल। चुंबकीय वाहक बल क्या होता है भाई? तो आप कहेंगे चुंबकीय वाहक बल होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या हो गया? एमएमएफ। क्या हो जाता है? एमएमएफ। एक हमारे पास होता है ईएमएफ जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, और एक है एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, ये कहते किसे है भाई? हैं? चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह करने के लिए लगाए जाने वाला बल क्या कहलाएगा? चुंबकीय वाहक बल। प्रतीक क्या है? एफएम। और मात्रा क्या आएगा? एम्पियर टर्न। चुंबकीय फ्लक्स प्रवाह करने के लिए लगाया जाने वाला बल चुंबकीय फ्लक्स प्रवाह करने के लिए लगाए जाने वाला बल चुंबकीय वाहक बल कहलाएगा। चुंबकीय फ्लक्स प्रवाह करने के लिए लगाए जाने वाला बल क्या कहलाएगा? चुंबकीय वाहक बल कहलाएगा। ठीक है। इसका प्रतीक क्या होता है भाई? तो आप कहते हैं इसका प्रतीक होता है एफएम। ठीक है। यानी कि एफएम बराबर एन गुणा आई। इसलिए इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक है एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न यानी कि 80। मात्रक क्या है? एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न हमारे पास कौन सा मात्रक है? एसआई।
एम्पियर टर्न हमारे पास कौन सा मात्रक है? एसआई। ठीक है। और इसका एक और मात्रक है गिलबर्ट। गिलबर्ट कौन सा मात्रक है? सीजियस। चुंबकीय फ्लक्स प्रवाह करने के लिए लगाया जाने वाला बल क्या कहलाएगा? चुंबकीय वाहक बल। शॉर्ट में हम कहेंगे एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। प्रतीक क्या है? एफएम। एफएम बराबर एन इंटू आई। तो एन हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ टर्न। और आई क्या है? प्रवाहित धारा। ये हमारे पास क्या हो गया भाई? एफएम। करो नोट। एक एक शब्दावली नोट करनी है अब सारी। क्लियर? चुंबकीय फ्लक्स प्रवाह करने के लिए लगाए जाने वाला बल क्या कहलाएगा भाई? चुंबकीय वाहक बल। ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर टर्न। सीजियस मात्रक क्या होता है? गिलबर्ट। एन है नंबर ऑफ टर्न। आई है जो कोयल में प्रवाहित धारा। और प्रतीक इसका एफएम है। शॉर्ट में इसको एमएम बोला जाता है। अगली हेडिंग लिखो चुंबकीय फ्लक्स। अगली हेडिंग डालो चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स है। प्रतीक क्या है? फाई। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं किसे हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं
वो कहते हैं ये हमारे पास चुंबक है एन और एस, ये जो मिला होगा चुंबकीय अक्ष है, ये चुंबकीय अक्ष का क्या है, लंबवतल। अब जितनी ज्यादा बल रेखा यहां से निकलेगी उतनी ज्यादा काटेगी कि नहीं काटेगी इसको। तो चुंबकीय अक्ष के लंबवतल को काटने वाली बल रेखाओं की संख्या, यदि बल रेखाएं ज्यादा है तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा, और बल रेखाओं की संख्या तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, कम। ठीक है। लंबवत तल को काटने वाली बल रेखाओं की संख्या। ठीक है ना। चुंबकीय अक्ष के लंब तल को काटने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है। तो चुंबकीय अक्ष के लंब तल को काटने वाली बल रेखाओं की संख्या हमारे पास कहलाएगी चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का प्रतीक क्या है, फाई। ओके। अब हमारे पास है कि इसका मात्रक क्या होगा, वेबर होगा। ऐसे ही मात्रक तो वेबर है, और सीजियस मात्रक इसका होता है मैक्सवेल। एक वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं, 10⁸ या फिर ये पूछ ले आपको कि एक वेबर में कितनी लाइन होती है, 10⁸ लाइन। एक ही बात है, यानी एक मैक्सवेल क्या होगा, एक लाइन। ये क्या कह रहा है कि ये हमारे पास चुंबकीय अक्ष होता है, ये चुंबकीय अक्ष का लंबवतल है। यदि लंबवतल को काटने वाली बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है तो कुल मिलाकर बल रेखा भी तो ज्यादा है। बल रेखा ज्यादा उत्पन्न हुई तो फ्लक्स क्या है, ज्यादा। बल रेखा कम उत्पन्न हुई तो फ्लक्स क्या है, कम। तो चुंबकीय अक्ष के लंबवतल को काटने वाली बल रेखाओं की संख्या, यही क्या कहलाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। प्रतीक क्या रहेगा, फाई। मात्रक क्या है, वेबर। ऐसा ही सीजियस क्या है, मैक्सवेल। करो नोट। आज कम है, क्या क्या कारण है, गाँव गए। हैं? सोमवार का उधर ही बैठ रहो, बैठ रहो। एक तो लेट हो, फिर पहले उधर जाओ, ऐसे बार बार थोड़ी घूमने देते हैं। जहां बैठे हो सेटल रहो। क्या हुआ, कौन सी यात्रा, कावड़ यात्रा ने।
हो गया भाई? ठीक है। अगला हमारे पास आता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का प्रतीक क्या है? बी। किससे कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व? इकाई क्षेत्र में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स को फ्लक्स घनत्व कहेंगे। घनत्व क्या कहेंगे? प्रति इकाई क्षेत्र में कुल फ्लक्स कितना है उसे ही घनत्व कहेंगे। जैसे आप देखते हैं ना, जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसी का हिसाब से इसका है। तो आप क्या कहेंगे? प्रति इकाई क्षेत्र में चुंबकीय फ्लक्स की कुल मात्रा फ्लक्स घनत्व कहलाएगी। यानी कि बी बराबर क्या होगा भाई? 5/a। बताइए मात्रक क्या हो जाएगा? तो मात्रक हो जाएगा 5 का क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या आप इसे क्या बोलेंगे? टेस्ला। ये हमारे पास ऐसा ही मात्रक है। सीजीएस मात्रक क्या है? सीजीएस मात्रक है गॉस। एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं? 10⁴ गॉस। और एक गॉस में कितने टेस्ला होंगे? 10⁻⁻⁶। एक बच्चा है साउंड का फास्ट है इसलिए नहीं आए। तो फास्ट में आपको क्या करना पड़ता है? जो आए नहीं, ऐसा क्या करते हो? नहीं मतलब कोई फास्ट में ऐसा क्या करता है जो आए नहीं, ऐसा कुछ करना पड़ता है? मैंने फास्ट किया आज, बोले ऐसा क्या करना पड़ता है जो मैं नहीं करता हूँ? कहीं मेरे से चूक हो जाए, कोई काम बाकी रह जाए। मतलब फास्ट करते तो इसमें ऐसा क्या करना पड़ता है जिसके लिए आप नहीं आए? क्या करना चाहिए सप्ताह में एक दिन? वो तो फिर भी हम जैसों को करना चाहिए। तुम किस चीज की रेस्ट करोगे? जीवन में ऐसा किया ही क्या है जो रेस्ट करोगे? पहले तो रेस्ट करने के लिए तो आपके पास आधार तो होना चाहिए ना। आपने जीवन में ये कर लिया तो भाई सप्ताह में तो एक दिन रेस्ट मांगते हैं। आपने क्या कर लिया जो रेस्ट चाहिए? नहीं, ये चीजें आपको अपने आप से खुद से प्रश्न पूछनी है। तुमने ऐसा क्या कर लिया जिसके लिए तुम्हें रेस्ट चाहिए? ये कायदे का सवाल है।
हैं? स्टूडेंट को वैसे भी डेली 6 से 7 घंटा सोना चाहिए, 7 घंटा सोना ही चाहिए। वो आप सोते हैं उसमें आप कमी रखते नहीं है, उतना ही चाहिए पर्याप्त। 7 घंटे से मतलब 6 घंटे से कम तो नींद होनी नहीं चाहिए। 7 घंटे तक सही है। 7 घंटे मतलब एकदम परफेक्ट है। एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है इतना नींद आपको लेनी चाहिए, क्योंकि यदि बैटरी काम करती है तो डाउन हो जाती है ना, फिर दिमाग काम नहीं करता है। आप यदि कम नींद लेंगे, आप में से कई जने कोई 4 घंटे 5 घंटे सो रहे हैं तो धीरे धीरे वो पागल होंगे और कुछ नहीं होगा। कम से कम नहीं, मेरा मानना है कम से कम आपको 6 घंटे सोना चाहिए, बाकी परफेक्ट है 7 घंटा। 7 घंटे नींद लेते तो परफेक्ट है। हैं? 7 घंटे में तो परेशान होते नहीं है। नहीं, 7 घंटे सोना चाहिए जिससे आपका दिमाग भी अच्छे से काम करे। और यदि आप ये 6 घंटे से कम नींद लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी मेमोरी पावर है वो कम होती जाएगी। 7 घंटे के आसपास नींद लेते हैं, हमें जो डाटा हमने सेव किए हैं वो आराम से स्थायी रूप से रह जाए। नहीं तो क्या होता है, ऐसा क्या है? टोटल बताया मैंने, मैं दिन का रात का अलग अलग थोड़ी बता रहा हूं। तेरे जो मर्जी ले, मैंने आपको टोटल बताया है। हाँ, 24 घंटे में से आपको जैसे मर्जी लो। लेकिन मेरा क्या मानना है, इसमें रिसर्च का भी मानना है कि किसी भी विद्यार्थी को जो सीख रहा है, जो लर्नर है, उसको 7 घंटा नींद चाहिए, क्योंकि उसको डाटा प्रोसेस करना पड़ता पूरा, तो डाटा आराम से सेव रहे, भूले नहीं ज्यादा, मेमोरी सही रहे। बाकी आप पढ़ें तो आपके पास बहुत टाइम होता है पढ़ने के लिए भी, टाइम की कोई कमी है ही नहीं, तो नींद तो लेनी चाहिए। लेकिन संडे की छुट्टी का कॉन्सेप्ट मेरे ज्यादा समझ में आया हुआ है नहीं। और नहीं, दूसरा कारण है कि मैं जो भाग पढ़ा रहा हूं ये इतना बड़ा सिलेबस है जो बहुत ही मुश्किल से 6 महीने पूरा होता है। हाँ, बहुत मुश्किल ही पूरा होता है 6 महीने में। 6 महीने का सिलेबस है थोड़ी ना ये। आप केवल एक दिल्ली पुलिस का देखते हो तो वो भी सिलेबस 4 महीने का होता है, उसके साथ में पूरी आईटी डाली हुई है साथ में। एक्चुअली ट्रेड है जो भी 3 महीने से पहले पूरी नहीं हो, है कि नहीं है। फिर आपके बाकी सारे आईटी के इतने सारे भाग है, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, ड्राइंग, पर्यावरण, आईटी लिटरेसी, तो खंड तो छोटे नहीं ना, खंड बहुत बड़े हैं। फ्लक्स घनत्व है निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कारक कौन से आप बता दीजिए, मुझे नहीं पता। मैं एक एक आपको लिखता जाऊंगा कि फ्लक्स घनत्व किन कारकों पर निर्भर करता है। एक तो देखो कि जहां मैं इंग्लिश में कई बार कोर कई बार क्रोड लिख देता हूं, इंग्लिश में होता है नाम कोर, हिंदी में होता है क्रोड। और इसका मतलब है कि जो हमारे पास नीचे फेराइट का या सिलिकॉन स्टील का लगने वाला भाग, इसे तो कहते हैं कोर या क्रोड। और इस क्रोड के ऊपर आप क्या करते हैं, वाइंडिंग। ये हमारे पास क्रोड के ऊपर क्या की जाती है, वाइंडिंग। ये हमारे पास होती है वाइंडिंग। तो मैं कोर और क्रोड लिखूं तो एक ही बात है, ठीक है। ठीक, पहला तो किस पर निर्भर करेगा, कोर की लंबाई पर। दूसरा, कुंडली में प्रवाहित धारा पर। तीसरा,
कोर के पदार्थ पर, चौथा कोर के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, पांचवा कुंडली में चक्रों की संख्या पर। कुंडली में चक्र ज्यादा होगा तो फ्लक्स घनत्व भी क्या होगा, ज्यादा। कुंडली में चक्र कम होगा तो फ्लक्स घनत्व भी क्या होगा, कम। तो फ्लक्स घनत्व इन सभी कारकों के ऊपर निर्भर करता है। पेपर यदि परीक्षा में ठीक ठाक आया तो आपका लगभग सवाल मॉड्यूल फर्स्ट से फंसने के चांसेस रहते हैं। अच्छा खासा आया तो मशीनों से ज्यादा फंसेंगे, है कि नहीं? ठीक ठाक आया तो अभी मैंने बताया तभी एक दो एग्जाम ऐसे हुए हैं जिसमें 50-50% भाग ही आ गया। कोर की लंबाई पर, कुंडली में प्रवाही धारा पर, कोर के पदार्थ पर, कोर के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर और कुंडली में चक्रों की संख्या पर, इन सभी पर निर्भर करता है। अब और कौन सी डेफिनेशन लिखनी है? आदर्श मई वाले बैठे हो ना, नाम तो बताते जाओ आगे, हेडिंग तो। चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य, हाँ नाम बताते जाना। मतलब क्या है कि ये है ना 12-15 है, पता नहीं कितनी है, उसमें खाएंगे तो सीधा नाम ही खाएंगे ना, इसलिए हेडिंग बता देना, बाकी तो पढ़ा देंगे। वो नाम ही पीछे रह गए तो फिर बताएंगे किसके बारे में। लिख लिया भाई। अब देखो, उन्होंने बताया था चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य। ओके, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसे चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता भी बोलते हैं। इकाई लंबाई में उत्पन्न चुंबकीय वाहक बल क्या कहलाएगा भाई? चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य। चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का प्रतीक क्या होता है? H। तो H बराबर क्या हो जाएगा? MMF बटा L। अब बताओ, जो MMF लिखा है इसका मात्रक क्या है? एम्पियर टर्न। L का मतलब क्या हो गया? मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया? एम्पियर टर्न प्रति मीटर। ये इसका मात्रक आ गया। ठीक है, एक तो मैंने आपको चुंबकशीलता लिखा दी थी जब मैं इंडक्टर पढ़ा रहा था,
डेफिनेशन लिखा है ना भाई, म्यू बराबर म्यू नोट इंटू म्यू आर। इसकी पूरी डेफिनेशन मैंने करा दी थी। म्यू नोट था 4 पाई इंटू 10⁻⁷। म्यू आर का मान था 1 या 1 से कम या 1 से ज्यादा हो सकता है। यहां पर चुंबकशीलता किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है? बी। बी एवं चुंबकीय सामर्थ्य चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी एवं चुंबकीय सामर्थ्य एच के अनुपात को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व चुंबकशीलता कहते हैं। यानी कि म्यू बराबर क्या हो गया भाई? बी बटा एच। और इसका मात्रक आप निकालना है तो बी का मात्रक आपके पास क्या था? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये था कि नहीं था? एच का मात्रक आपका था एम्पियर टर्न प्रति वेबर। सर एम्पियर टर्न प्रति मीटर है ना, तो मीटर गया ऊपर, 1 मीटर से मीटर कैंसल। तो हमारे पास बचेगा वेबर बटा एम्पियर टर्न इनटू मीटर। आगे जाके थोड़ी देर हमें यह भी पता चलेगा वेबर बटा एम्पियर टर्न जो बना वो हमारे पास बनेगा हेनरी। तो कुल इसका कुल मिला के मात्रा क्या निकलेगा? हेनरी प्रति मीटर। तो म्यू बराबर बी बटा एच होता है, इसलिए आप कई जगह बी बराबर क्या लिखते हो? म्यू एच। लिख लिया? ओके ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व चुंबकीय सामर्थ्य का अनुपात को हम क्या कहते हैं? चुंबकशीलता।
चुंबकशीलता एक और था, म्यू बराबर, मैंने अलग पढ़ाया था, म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये भी मैंने आपको इंडक्टर के अंदर पढ़ा रखा है। अब हमारे पास बचा प्रतिष्ठम। ठीक है, प्रतिष्ठम यानी रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस किससे कहते हैं, तो इसको समझने से पहले एक आपके रीजनिंग में चैप्टर होता है सादृश्यता। सादृश्यता ये कहती है कि इसके जैसा इसमें ये है तो उसमें इस प्रकार क्या है। जैसे मान लो कहते हैं कि गाड़ी को गैरेज में खड़ी करते हैं तो वायुयान को किस में खड़ी करेंगे, हैंगर में। ये जो सवाल आता है वो किसका आता है, सादृश्यता का है। ठीक है, तो इसमें होता है कि जैसे आपके पास एक हमारे पास विद्युत का भाग है, जैसा विद्युत में है वैसा ही चुंबक में क्या है। ठीक है, तो देखो जैसे यहां पर यदि ईएमएफ है तो वहां क्या होगा, एमएमएफ। यहां पर फाई है तो वहां क्या होगा, सॉरी यहां आई है तो वहां क्या होगा, फाई। ठीक, यहां रेजिस्टेंस आर है तो यहां क्या होगा भाई, आर एम कह दो, यहां क्या कह दो, एस। ठीक है, जिस प्रकार जी यानी चालकत्व होता है उसी प्रकार वहां क्या होता है, परमियंस। तो मैं लिख देता हूं, इंग्लिश में लिख देता हूं, कंडक्टेंस परमियंस, ये हमारे पास होता है, इसे कहते हैं सादृश्यता। तो जैसा हमारे पास विद्युत में आर का गुण है वैसे यहाँ किसका गुण आएगा भाई, प्रतिष्ठम का। बताओ प्रतिष्ठम क्या कहेगा कि चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह में बाधा, ये इसके प्रवाह में बाधा करेगा, वही तो आरएम है। धारा के प्रवाह में बाधा करे वो क्या है, प्रतिरोध। चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने का गुण क्या कहलाएगा, प्रतिष्ठा। चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने का गुण क्या कहलाएगा, प्रतिष्ठा। ठीक, प्रतिष्ठम का प्रतीक क्या है, तो आप कहेंगे प्रतिष्ठम का प्रतीक क्या है, आर एम, यहां क्या होता है, एस। तो एस बराबर मैं क्या लिख दूं, एम एम एफ बटा फाई। यही होगा, बताओ एम एम का मात्रा क्या आएगा, एम्पियर टर्न बटा क्या आएगा, वेबर। एम्पियर टर्न वेब प्रति वेबर क्या हो, यहां इसका एक और मात्रक आएगा जो कहलाएगा प्रति हेनरी। क्या कहलाएगा, प्रति हेनरी। एस का एक और सूत्र भी है प्रतिष्ठम का। देखो आप प्रतिष्ठम कितना ही पढ़ लेते हैं, परीक्षा में एक बार सवाल आया था, उन्होंने पूछा अनिच्छा का मात्रक क्या है। अनिच्छा अब लिख दिया, लिख दिया, उन्होंने क्या करोगे, उन्होंने कहा, उन्होंने गूगल ट्रांसलेट किया होगा, ये नाम आया। एस बराबर होता है एल अपॉन म्यू नोट इंटू म्यू आर इंटू ए। ये भी इसी का मात्रक है। इससे भी निकालेंगे तो हमारे पास मात्रक क्या निकलेगा, प्रति हेनरी। एल कुंडली की लंबाई, ए उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल
और म्यू नॉट इंटू म्यू आर क्या है, चुंबकशीलता। ये भी प्रतिष्ठम का है। वो एनालॉगी भी जरूर लिखना, ये लिखो लिखो, साथ में सादृश्यता जरूर लिखना। रीजनिंग में कौन सा चैप्टर चल रहा है आपके? दिशा। दिशा मत क्या, दिशा दिशा सीधी है, दिशा समझ में नहीं आती। दिशा में क्या, राम घर से निकला, पहले बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, अब वो उत्तर में जा रहा है। बताओ घर से निकला तो कौन सी दिशा से दिशा मुंह था, यही तो सवाल है। हाँ, दूरी जब कह देते हैं तो बीच में गणित आ जाती है ना, पाइथागोरस पर में कि सीधी दूरी क्या है। या फिर पूछेगा पहले 2 किलोमीटर दाएं चला, 3 किलोमीटर बाएं चला, फिर 2 बाएं चला, फिर सीधा चला, दाएं चला। अब बताओ घर से किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम। ऐसे तो करते हो आप। अरे वो लफड़ा ही नहीं, लफड़ा तुम समझ नहीं रहो। अभी भी स्टेटमेंट एंड एजम्पशन का है, कथन तर्क का, कथन निष्कर्ष का, वो मेन है रीजनिंग का। आप ही चारों ओर घूम रहे हो और सर भी चारों ओर ही घुमा रहे हैं, जबकि परीक्षा का सवाल वो है। लोको पायलट मैं कराता हूं, 7 सवाल आते हैं और आप उसको सातों ढंग से, मतलब आपको थोड़ा बहुत ढंग से वो चैप्टर नहीं आता है तो आप मुंह लटका के परीक्षा हॉल से बाहर आते हैं, क्योंकि सातों सवाल तो आप करके आएंगे। आपके सही उसमें या तो 4 निकलेंगे या 5 निकलेंगे या 3 निकलेंगे, लेकिन आपको लगेगा पता नहीं सही निकलेगा कि कोई नहीं निकलेगा, और आप छोड़ के आ नहीं सकते। तो बाकी रीजनिंग एक साइड में धरी हुई है, 7 सवाल एक साइड में है पूरे। तो इस टॉपिक के बाद में सर को कह देना कि हमें पहले वो पढ़ो, बाद में बाकी के टॉपिक पढ़ा देना, क्योंकि नहीं तो लास्ट में जाते जाते वो टॉपिक पढ़ाते ना, वो फटाफट में निकल जाते हैं। ये मैं मास्टर हूं, मैं घर की बात बताऊं, ये वास्तव में निकल जाते हैं। तो लास्ट में टॉपिक होता है वो फटाफट में निकलते हैं। लास्ट में कोई भी टॉपिक होता है वो बहुत आराम से नहीं निकलता, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। लास्ट में कोई भी टॉपिक वो फटाफट में निकल जाता है, और ये जो भाग है फटाफट में निकलने लायक है नहीं। और मेरी इसमें इसलिए ज्यादा रुचि है क्योंकि इसका वेटेज है बहुत ज्यादा। इसका वेटेज का मतलब इतनी रुचि नहीं रहती, इसका वेटेज है ज्यादा। हो गया भाई। अब इसके बाद माता हमारे पास परमियंस। पारगम्य, और ध्यान रखना एक भाई, एक होता है परमिएबिलिटी, इसको कहते हैं पारगम्यता। लेकिन देखो कि मात्रक दोनों के कई बार क्या हिंदी इंग्लिश का लफड़ा है, आप इंग्लिश के हिसाब से आंसर देना। परमियंस का जो मात्रक आएगा वो हेनरी है,
मात्रा की लड़ाई है इसमें। और परमिएबिलिटी इंग्लिश के हिसाब से आंसर देना, हिंदी वाला नाम देकर आंसर मत देना। और इसका जो परमिएबिलिटी का मात्रक है वह है हेनरी प्रति मीटर। और आंसर इंग्लिश का टर्म देख के देना। हिंदी में कई बार परमिएंस को पारगम्यता लिख देते हैं, तो पारगम्यता लिखो। और आप एक हेनरी है, आपके सामने एक हेनरी प्रति मीटर है, तो आपके पारगम्यता तो हेनरी प्रति मीटर है। पता चला इंग्लिश में परमिएंस ही था। और मान्य है इंग्लिश होती है, भले कि वो हिंदी में कुछ भी लिखा हो, सब बैठे रहो, मान्य क्या रहेगी इंग्लिश। तो इसमें इंग्लिश का शब्द देख लेना, वो हिंदी गड़बड़ करते हैं इसमें। यह है, नहीं लिखना, परमिएंस रिलेक्टेंस का व्युत्क्रम होता है। परमिएंस रिलेक्टेंस का व्युत्क्रम होता है। ये चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह में सहायता प्रदान करता है। ये चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह में क्या करेगा, सहायता। सवाल ये इंपॉर्टेंट है, परमिएंस किसका व्युत्क्रम है, तो परमिएंस है रिलेक्टेंस का व्युत्क्रम। हो गया, ठीक है। अब बताओ आगे का भाग कौन सी हेडिंग है, हैं? रह गया? आगे क्या है, अपशिष्ट चुंबक तो होगा, या बीच में और कोई रह गया? निग्रही तो बाद में आएगी, पहले अपशिष्ट चुंबक तो जाने दो। आप देखो पहले अपशिष्ट चुंबक तो है, अपशिष्ट चुंबक तो में जो चुंबक तो आएगा उसको हटाने के लिए तो बल लगाएंगे, वो निग्रहित आएगी। हैं? सही है।
क्या कह रहे हो, मैं समझा नहीं। लिख लिया? आगे लिखो आप, अपशिष्ट चुंबकत्व है। किसे कहते हैं भाई? हैं? क्या रिलेक्टेंस है? हाँ। हाँ, क्या हुआ क्या? कौन? क्या नहीं समझ, पार्क में था? क्या रिलेक्टेंस? दोनों ही नहीं है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य किसे कहते हैं, वो तो समझ में आया ना? इधर देख, इधर इधर। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य किसे कहते हैं? हैं? क्या कह रहे हो, जोर से बोलो ना, स्पष्ट। हाँ, मुझे पता है ना। मैं तो बताऊं, तू बता, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? हैं? क्या हो, ऐसे थोड़ी होगा। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? इधर देखो, इधर इधर इधर। मैं, अरे मैं, रुक जा, मैं जानता हूँ सब, ठीक है ना? तुम्हें मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम तो रहने दो ऐसी चीजों का, कि क्योंकि जितना रुचि तुम आपस में पड़ोसियों से बातें करने में लेते हो, इतना कोई लेते नहीं है जनरली। इधर देखो, मैं अभी आपको और पूछूंगा, कोई बात नहीं। मेरे पास पूछने के लिए इसमें सब कुछ है, ठीक है? क्या कह रहे हो? क्या याद नहीं हुआ? याद नहीं रहते हैं? इस तय चुंबक कौन कौन सा है? बता, लोहा चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? है? लोहा को आकर्षित करना हो, और कोबाल्ट को कर लिया तो वो भी रहेगा, और एल्यूमिनियम का कर लिया तो किसे कहते हैं लोहा चुंबकीय पदार्थ? अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है? नहीं, यहां तक तो समझने का लफड़ा ही नहीं था। लोहा चुंबकीय और अनुचुंबकीय सबको समझ में आता, वो पढ़ने की नियत होती है उसमें केवल। वहां तक लफड़ा नहीं था। लफड़ा यहां तो मैंने आते ही कहा शब्दावली है, क्या बता कुछ लफड़ा भी है? क्योंकि तुझे ना, तू सवाल ऐसा पूछता नींद में, तुझे ये पता नहीं होता पूछना कहाँ है। जबकि एक बात तो, रिलेक्टेंस में तो दिक्कत है भी नहीं, क्योंकि रिलेक्टेंस के समझ मैंने सादृश्यता बताई है। मैंने कहा जैसा वहां प्रतिरोध करता है, वैसे यहां रिलेक्टेंस करेगा। बताइए, प्रतिरोध किस में विरोध करता है? धारा में। तो रिलेक्टेंस किस में विरोध करेगा? फ्लक्स में। वो तो सबसे सिंपल थी, जो तेरे समझ में आई नहीं। चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य मुझे पता है कि तुझे ढेला ही समझ में नहीं आया उसमें, और अब मुझे इतना करने के बाद पता चला तुझे तो अनुचुंबकीय पदार्थ भी नहीं आया। याद नहीं होते हैं चुंबक में, याद नहीं होते हैं। कौन सा चैप्टर में याद होते हैं? नहीं 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 नहीं, मुझे सब आते हैं। कौन सा चैप्टर में याद होते हैं? तू छोड़ बाकी चैप्टर, कौन से सब्जेक्ट में याद होते हैं? सब्जेक्ट बोल, सब्जेक्ट। तेरा अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है? हैं? साइंस? पक्का?
आधा मतलब क्या बता दोगे? अच्छा अच्छा, अभी आपके साइंस में कौन से चैप्टर में बता दो, नाम बोलो ना। अम्ल, सार, धातु, अधातु है। अच्छा, आवर्त सारणी भी हुई है ना। आवर्त सारणी में आवर्त किसे कहा जाता है? खड़ी लाइन को क्या कहते हैं? वर्ग या स्तंभ। टोटल हमारे पास कितने ग्रुप होते हैं उसमें? आवर्त सारणी में ग्रुप 7 ग्रुप होते हैं। 4 ग्रुप ही होते हैं। नाइट्रोजन, ये नहीं, ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड ऐसे होते हैं ना, जिसके बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर ग्रुप बनते हैं। कितने होते हैं? 18। 18 ग्रुप होते हैं। तो 5 ग्रुप के मेंबर कौन से हैं? बोरोन तीसरे में है। हाँ, याद आपको पता तो है। 500 ग्रुप के मेंबर, मैं तो आपको बताऊंगा ना, सीधे सीधे सवाल परीक्षा का आए हुए पड़े बताओ, दिखाऊंगा। 500 ग्रुप के मेंबर बताओ क्या क्या होता है। चौथा का बता दो, कोई बात नहीं, मैं टाइम लगाऊंगा आपके ऊपर। हीलियम और हाइड्रोजन में भारी कौन सा है? हीलियम, मैं तो कह रहा हूं तो और नाम दिया। हीलियम और हाइड्रोजन भारी कौन है? हाइड्रोजन है कि हीलियम? हीलियम और हाइड्रोजन दोनों में भारी कौन सा है? भारी वजन में भारी गैस कौन सी? दोनों में एक गैस भारी है, एक हल्की है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। जब भारी कैसा हुआ हाइड्रोजन, उसका परमाणु क्रमांक 1 ही है। भारी कैसे हुआ? परमाणु क्रमांक 1 है ना भाई, क्योंकि परमाणु भार तो क्या होता है? नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या तो परमाणु क्रमांक है। भारी कैसे हुआ? हीलियम भारी कैसे हुआ, जबकि कम संख्या तो हाइड्रोजन की है। और क्या पूछूं? मैं तो आपको बता रहा हूं कि भाई परमाणु भार क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये संख्या कम किस में होती है? हाइड्रोजन में, हीलियम में? हाइड्रोजन में। तो फिर हाइड्रोजन भारी क्यों है? ऐसा थोड़ी होगा। और यदि ऐसे ही होता तो फिर आपने आवर्त सारणी बनाई क्यों थी? आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के लिए बनाई ना। जब आप नियम की पालना पहले में नहीं कर रहे हो तो बनाई क्यों है बताओ? तत्व कहीं नहीं, तत्व को सही लाके रखते हैं तो परमाणु क्रमांक हिसाब से रखते हैं ना। बिना परमाणु क्रमांक थोड़ी तत्व होता कोई। तत्व तो परमाणु क्रमांक के साथ आता है। तत्व परमाणु क्रमांक के साथ ही आता, बिना तत्व परमाणु क्रमांक बिना तत्व कैसे आएगा? हो गया। अभी 118 परमाणु है। यदि 119 बनेगा उसका नाम क्या होगा? आपको बताया सर ने सूत्र। सर ने सूत्र बताया और मैं कॉपी चेक करा सकता हूं आपकी, वो लिखते हैं। तो मैंने
तो सीधा सीधा चल। यदि 119वां परमाणु आएगा तो उसका नाम क्या होगा? सर ने बताया ना आपको कि आगे ऐसे चलेगा। अरे मैं आपकी कॉपी में दिखा दूं, निकालो इधर, आवर्त सारणी खोल ले। अब तो पड़ोसी कह रहे हैं। आपके आवर्त सारणी हुई, इनका आवर्त सारणी हुई ना, तो ये तो फिर आवर्त सारणी बता क्यों रहा है? ये तो कह रहा आवर्त सारणी हुई है। तुम्हारे आवर्त सारणी हुई नहीं, तुम्हें याद है? वाह। और पूछो? नहीं, मैं हुई है तो वो बताओ। जिनके भी आवर्त सारणी होते हैं उनको सर लिखाते हैं सूत्र अपने इधर पूरा। आपके हुई नहीं तो ये से पहले बता देता हुई नहीं, जो हुई है वो पूछ लेता। मैं तो आपको पूछ लूं पॉलिटी भी, क्या चल रहा है? संविधान चल रहा है क्या? संविधान क्या चल रहा है? अनुच्छेद 143 क्या है? ओके, अनुच्छेद 74 क्या है? क्या संबंध है? प्रधानमंत्री से संबंध तो 75 में भी आ जाएगा। क्या संबंध है? व्यक्ति के जीने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में आता है? जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 19 में क्या आएगा? है? क्या बता रहे? विचार एवं अभिव्यक्ति, क्या सही बात है? 19 में क्या विचार एवं अभिव्यक्ति है? हैं? बाईस में है विचार विमर्श, 22 में है अनुच्छेद, 22 में, 19 में नहीं है। ऑप्शन क्या दूं मैं तो आपको पॉलिटी पूछ रहा हूं। अच्छा, आपके भाग कितने होते हैं टोटल? 22। ठीक है, मेरा एक सिंपल सवाल है, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 0। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जोड़ी गई थी तब कितनी थी? 10। अब कितनी है? 11। और बीच में न्यूनतम कितनी हुई? 10 में से कुछ घटी क्या? फिर 11वीं कौन सी जोड़ी गई है? 6 से 14 वर्ष की शिक्षा। ये कौन सा अनुच्छेद में आता है? 51 के में। हम मूल करते थे 51 के में आता ना, तो मूल करते हुए तो चल रहा है। मूल करते हुए 51 के में आता है। अपनी राजस्थान बोर्ड की बुक के पीछे लिखा होता था भाग 51, मतलब अनुच्छेद 51 के। भाग टोटल कितने थे? 22। और ये क्या थे? एक और क्या वो क्या अनुसूचियां होती, क्या होती है वो? कितने होती है? 12। मेरा एक सीधा सवाल है कि तीसरी अनुसूची कौन सी है? शपथ दूसरी, वेतन 7वीं है। अनुसूचियां अनुसूचियां 3 प्रकार की है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहां से ली गई है? समवर्ती सूची कहां से ली गई? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और सबसे ज्यादा विषय कौन सी सूची में है? केंद्र सूची में। सबसे ज्यादा विषय किसमें है? केंद्र सूची में। 8 अनुसूची कौन सी है? भाषा। भाषा टोटल 22 है। 22 में से पहले हमारे पास भाषा थी 18, 4 जुड़ी थी नई, वो 14 हो गई, बाद में हो गई, उसमें जुड़कर हो गई 18। 18 जब हुई उसके बाद में एक साथ जुड़ी थी 4 नई। उन चारों के नाम बताओ।
बोडो, डोगरी, मैथाली और सैंथाली। इसमें उड़ीसा की कौन सी थी? उड़ीसा राज्य की कौन सी भाषा थी? एक तो जम्मू की तरफ की थी कि नहीं थी? तो आपको जीके समझ में आ जाता है, साइंस तो नहीं आती। साइंस में मैंने पूछ लिया, मैंने कुल मिला के पूछा तो मुझे एक पता चला, एक खुशी की बात है कि आपको जीके आती है, ठीक है ना। साइंस में तो मुझे कभी भी चैप्टर बोल देना, मैं बता दूंगा और पूछ लूंगा। आज तो मैं निराश ही गया है। अम्ल सार होता कितना, उसमें क्या ही पूछूं। अम्ल सार तो है ही कितना आशा, छोटा सा टॉपिक, उसमें तो कॉन्सेप्ट है नहीं बड़ा। बड़ा कॉन्सेप्ट तो है कम से कम, जहां पर लगे कंफ्यूजन है। अम्ल सार में तो क्या ही कंफ्यूजन आए हैं? नहीं, वो इसको नहीं आते हैं, वो तो सूत्र आ गए ना। ये केवल जीके में रटने वाला भाग करता है पूरा है। नहीं, गति के समीकरण इसको नहीं आने, जब जहां जहां नहीं आते हैं। इसके क्या है कि जहां जहां सूत्र आते हैं वहां तोते उड़ते हैं, बाकी सब जगह ठीक है। थ्योरी इसको कितनी दे दो, ये रट लेता है। ध्यान क्या नहीं रखता। मैं लोह चुंबकीय पदार्थ पूछ रहा हूं, ये 9वीं 10वीं का था बेसिक। अनुचुंबकीय क्या फिर? अनुचुंबकीय मैंने यही तो इसमें तुक्का लगा देता ना। जीके में तो छोटे मोटे तुक्के लगाते, मुझे मालूम नहीं चले। मेरे वाले में तो तुक्का लगाते मैं पकड़ भी लूं कि इधर तो उल्टा चल रहा है। मैं पढ़ा देता हूं, पढ़ाता ही हूं मैं तो, लेकिन क्या है, पढ़ के आया कर बेटा है। एकदम कैसे बढ़ा दिए हैं, हम आराम से पढ़ रहे हैं। पहले देख के ऐसा था कि आगे भी ऐसे ही चलेगा, आगे और टफ चलेगा। पहले सारे नाम तेरे सुने हुए थे, अब जो नाम आएंगे सुने हुए नहीं है। अब तुझे दिक्कत कहां जा गई? रिलेक्टेंस में। वो जीवन में तुझे पहली बार नाम सुना, अब उसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं काय करूं? पढ़ना तो आपको पड़ेगा और बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रिलेक्टेंस करेगा तो प्रतिरोध वाला ही काम। रिलेक्टेंस में और क्या समझोगे? प्रतिरोध क्या करता है? किसका विरोध? धारा का। और रिलेक्टेंस क्या करता है? रिलेक्टेंस अभी पढ़ा ना, रिलेक्टेंस वो किसका विरोध करता है? फ्लक्स का विरोध करता है। और फ्लक्स के प्रवाह से जो हमारे पास उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय वाहक बल। धारा के कारण उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। इसलिए अपने एक सादृश्यता लिखी कि नहीं लिखी? जैसा ये विद्युत में काम करेगा वैसा ये किस में काम करेंगे? चुंबक में। जैसा ईएमएफ होगा विद्युत में, तो एमएमएफ किस में होगा? चुंबक में। धारा किस में होती है? विद्युत में। तो चुंबक में क्या होगा? फ्लक्स। और रिलेक्टेंस किस में होगा? चुंबक में। तो यहां क्या होगा? रेजिस्टेंस। और चुंबक में होगा परमियंस, तो यहां क्या होगा? कंडक्टेंस। अब बताओ मुझे, कंडक्टेंस का व्युत्क्रम क्या होता है? कंडक्टेंस का व्युत्क्रम क्या है? ये आपको 2 बार लिखाया हुआ है। एक बार तो जब आपको बहुत अच्छा समझ में आया तब लिखाया था प्रतिरोध में। एक बार जो आपको कम समझ में आने लगा तब ऐसी थ्योरी में और लिखाया था। कंडक्टेंस का व्युत्क्रम 2 जगह लिखा हुआ है आपके कॉपी में। एक तो रेजिस्टेंस पढ़ा वहां लिखा हुआ है, एक ऐसी थ्योरी में लिखा हुआ है, चेक कर लेना कॉपी। कंडक्टेंस व्युत्क्रम क्या था? रेजिस्टेंस। मात्रक भी लिखे थे, मोह। हिंदी में मैंने वहां पर भी बताया था, ये नाम आपको इंग्लिश में याद रखना है, हिंदी में आपका मामला करेगा फेल। और यहां पर मैं यही बता रहा हूं कि ये नाम परमियंस वाला है, इसको इंग्लिश में याद रखना पड़ेगा। हिंदी में पारगम्यता का मतलब परमियंस भी हो जाता है और परमिएबिलिटी भी हो जाता है। अब सवाल है, बताओ पारगम्यता का मात्रक क्या है? आप तो कहते हैं हेनरी प्रति मीटर, और आंसर की मुद्रा है हेनरी।
क्योंकि इंग्लिश में तो उन्होंने परमियस लिखा, हिंदी में कई बार परमियस को पारगम्यता लिख देते हैं, कई बार परमिएबिलिटी को लिख देते हैं, और ये सवाल आया हुआ है। तो नाम किस में याद करना पड़ेगा? इंग्लिश में करना पड़ेगा। और कंडक्टेंस तो करना ही पड़ेगा, कंडक्टेंस तो करना ही पड़ेगा ना भाई। और आपको क्या लगता है आप इंग्लिश में नाम याद नहीं करते हैं, तो मैं फिर इतने सारे इंग्लिश नाम क्यों लिखे मैंने? या कोई इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ी थे ज्यादा? इसलिए क्योंकि ये टेक्निकल शब्दावली है। शब्दावली में हिंदी का नाम का अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश का नहीं कर सकते हैं। आपने जो प्रतिष्ठम पूछा है वो परीक्षा में उन्होंने प्रतिष्ठम नाम दिए नहीं, हिंदी में लिखा अनिच्छा। अब बंदा देखने वाला सोचे मात्रक बताऊं किसका? जैसे इंग्लिश देखोगे तो आपको पता चल जाए अच्छा रिलेक्टेंस है, तो इंग्लिश में तो फिक्स है, हिंदी में क्या हो जाएगा? चेंज। हिंदी में क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि वो आधी बार गूगल ट्रांसलेट करते हैं। आधी बार पेपर अच्छा बनाते हैं तो निमी के साथ बना लेते हैं, आधी बार क्या कर लेते हैं? गूगल ट्रांसलेट। अब गूगल ट्रांसलेट में तो किस अर्थ का क्या है, कौन बताए भाई? है कि नहीं? बताओ फिर उसका क्या होगा? याद किसका करना पड़ेगा? इंग्लिश का है? वो तो क्या है कि सबका वेम होता है कि यूट्यूब पे मैं कराता हूं तो आपको होता है, एक्चुअल में यूट्यूब पे जो सवाल करा रहा था उसका उत्तर मैं ही बता रहा होता हूं, आपको लगता है कि आपको आया है, वो केवल वेम रहता है। मैं कई बार कहता भी हूं वेम इसलिए रहता है, सवाल आता है, सवाल मैं समझाता हूं कि सवाल ये कह रहा है, तो जब लगभग उत्तर दिख जाता है इतने में मैं बता भी देता हूं, तो कहा हाँ ये ठीक है समझ में आया। अब वो ऐसा ही मामला है कि आप परीक्षा पेपर देखने जाओगे तो आपको लगेगा पेपर बहुत टफ आया, आपका दोस्त देने जाएगा तो आपको लगेगा बहुत आसान आया। वो इसलिए लगेगा कि दोस्त देने जाएगा तो आप वो सवाल पढ़ेंगे जो जो आपको आते हैं, बाकी आप पढ़ेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे। अच्छा ठीक है आसानी था यार, हाँ ये भी ठीक ही है, ये भी ठीक। यही तो साइकोलॉजी है। तो यूट्यूब पे ये लगता है उनको कि भाई हमें ज्यादा समझ में आ गए सवाल आए, एक्चुअल में यूट्यूब पर लगभग सवालों का आंसर तो मैं करता हूं। आप जब सवालों का आंसर करेंगे तो आपके सामने पेपर आता है तब करना होता है, जब आंसर की होती नहीं है तब आपको करना होता है, और वो आप आधे घंटे से ज्यादा झेल नहीं पाते हो, है कि नहीं? वास्तव में आधे घंटे ज्यादा नहीं झेल पाते। शुरुआत में देखो बहुत पढ़ना पड़ेगा तब जाके ये टेक्निकल आएगा। आईटीआई कॉलेज गए नहीं हो, मुझे पता है ना, आईटीआई कॉलेज गए नहीं हो और जो चीज पढ़ रहे हो पूरी डिटेल में पढ़ रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं है कि टेक्निकल बहुत आसान थी। मैं पहले दिन से कहा टेक्निकल कभी आसान तो थी ही नहीं, टेक्निकल मांगती है मेहनत और आपको करनी पड़ती है। यदि आपने ऐसी थ्योरी को 4-4 बार लिख कर नहीं पढ़ा तो नहीं याद हो सकती, भले कितने होशियार हो बैठे रहो, उसको लिख के ही पढ़ना पड़ेगा, उसका और सिद्धांत ही नहीं है। और जिसको ऐसी थ्योरी आ गई उसको फिर मॉड्यूल फर्स्ट में पूरे में दिक्कत आएगी भी नहीं, ये भी फिक्स है कि नहीं है? तो चीजें तो सीखने पर आएगी, और केवल हम खोलेंगे आधा घंटा किताब खोलेंगे तो ये नहीं आनी है। अपशिष्ट चुंबक तो किसे कहते हैं? किसी पदार्थ को चुंबक के पास में रखा तो उसने चुंबक के गुण धारण कर लिए, तो हमने काफी ज्यादा समय तक रखा, उसने ज्यादा गुण धारण कर लिए। जब हमने चुंबक के क्षेत्र को हटा लिया फिर भी उसमें जो गुण शेष बच गए उसे क्या कहा? अपशिष्ट चुंबक। अपशिष्ट चुंबक तो किसे कहा? किसी चुंबक को कहां रखा? चुंबकीय क्षेत्र में। जब चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक को रखोगे तो चुंबकीय बल रेखा काटेगी कि नहीं काटेगी? चुंबकीय बल रेखा काटेगी तो उसमें किसके गुण आ जाएंगे? चुंबक के, चुंबक के गुण आ गए। जब उसको चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेते हैं फिर भी उसमें जो चुंबकीय गुण शेष बच जाते हैं वो हमारे पास क्या कहलाएगा? अवशेष चुंबक, यानी बचा हुआ चुंबकीय भाग। बताओ ये ज्यादा किस में होगा? नरम लोहे में होगा कि इस्पात में होगा? नरम लोहे में नहीं होता, नरम लोहे तो ऐसे ही चुंबक बना, जब तक चुंबकीय गुण है तब तक है, जब आपने विद्युत धारा खत्म की चुंबकीय गुण भी क्या हो गए? समाप्त। इसीलिए तो अस्थायी है। स्थायी वही होता है जिसमें चुंबकीय गुण लंबे समय तक बने रहे, लंबे समय तक बने रहेगा, वही तो स्थायी है। जब धारा ज्यादा बढ़ाई तो बढ़ गया, धारा घटाई तो घट गया, तो स्थायी कैसे हुआ? वो तो अस्थायी हुआ। तो उसमें अपशिष्ट चुंबक तो क्या होगा? कम। तो लिखो किसी पदार्थ को
चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह चुंबकीय गुणों को वह चुंबकीय गुणों को धारण कर लेता है तथा उसे चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर भी जो चुंबकत्व उस पदार्थ में शेष बच जाता है उसे अपशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। तो बताओ, स्थायी चुंबक होगी उसमें अपशिष्ट चुंबकत्व क्या होगा? अधिक। अस्थायी चुंबक होगी उसमें अपशिष्ट चुंबकत्व क्या होगा? कम। स्थायी चुंबक में क्या होगा? अधिक। अस्थायी चुंबक में क्या होगा? कम होगा। अपशिष्ट चुंबक तो कौन सा होगा? जिसमें स्थायी चुंबक का ज्यादा रहेगा और अस्थायी चुंबक में अपशिष्ट चुंबक तो क्या रहेगा? कम। अपशिष्ट चुंबक तो हमारे पास वो होता है जो चुंबकीय गुण शेष बचाता है, उस भाग को क्या कहते हैं? अपशिष्ट चुंबक तो है। और तुम दोनों बातें जो कर रहे थे वापस कर लो। मैं पेन चेंज नहीं, मैं आदमी चेंज कर दूंगा। पहले तुम कर रहे थे 3, अब आयो तुम 2 में, तीसरा तो साइड में हो गया। तुम्हारी दोस्ती नई नहीं हुई है मुझे लग रहा है। ये तो है नागौर का। नागौर का तो यार वो कहाँ का है? वो पूछ रहा कहाँ का तू? इतने दिनों से पास बैठ रहे, पता नहीं क्या कुछ। नहीं, पिछले 4-5 दिन से आप साथ ही बैठते हैं, तीनों की जोड़ी है। अच्छा 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 अच्छा, तभी साथ बैठता है, नहीं तो इन जैसों की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, लिख लो स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। बुधवार और गुरुवार को मेरी टेक्निकल क्लास नहीं होगी। बुधवार और गुरुवार को मेरी टेक्निकल क्लास नहीं होगी। नहीं, ये टेस्ट होगा। टेस्ट तो मैं बता दूंगा आपको, कल बताऊंगा। एक टेस्ट होगा और बुधवार गुरुवार मेरी जोधपुर में क्लास तो होगी नहीं, लेकिन बुधवार को हम एक टेस्ट लेंगे जिसमें आपके विशेष रूप से चुंबक का पूरा भाग आएगा। हाँ, कल चुंबक पूरा हो जाएगा, फिर चुंबक का पूरा भाग आएगा। ऐसी थ्योरी कभी नहीं लेंगे, ऐसी थ्योरी को टाइम देके लेंगे।